10 नवंबर शाम 6:52 पर देश की राजधानी दिल्ली में हुआ धमाका दिल्ली को दहला देने वाला एक आतंकी साजिश को दिया गया अंजाम था जो पूरे देश को हैरान कर दिया। पिछले 15 साल में देश के किसी भी बड़े शहर में, खासकर राजधानी दिल्ली में, ऐसा वारदात पहली बार हुआ है। शाम 6:35 पर लाल किला सुनहरी मस्जिद पार्किंग से एक i20 Hyundai कार निकलती है और लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर आकर रेड सिग्नल पर रुक जाता है और 6:52 पर अचानक धमाका हो जाता है। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक इस धमाके में 13 लोगों की मौत हुई है और 30 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन चश्मदीद का कहना है मारे गए लोगों का संख्या इससे कहीं ज्यादा है। मैं आपको बताऊं 50 से अबब है। हाँ, 50 से अबब है। बिल्कुल सही। उसमें रेडी पटरी भी है, सब कुछ है। गरीब आदमी का तो पता ही रिक्शे वाले, रोड क्रॉस करने वाले, किसी का कुछ पता नहीं है कौन गया है। बिल्कुल सही है। धमाके के 10 मिनट के अंदर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाती है और घायल लोगों को नजदीक के LNJP अस्पताल में ले जाया जाता है। धमाके का इंटेंसिटी इतना ज्यादा होता है कि लोगों का शरीर टुकड़ों में तब्दील हो जाता है और 300 मीटर दूर तक जाके गिरता है। इतना खतरनाक हादसा हुआ है कि हम खुद एकदम से डर गए। हमने देखा कि यहाँ पर पूरी बॉडी पड़ी हुई थी, एक के हाथ में देखा गोश्त का पूरा हाथ पड़ा होता। इतना तेज धमाका हुआ है कि हिल गए पूरा धमाके से। आसपास के 6-7 गाड़ियां और ऑटो रिक्शा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। नजदीक के बिल्डिंग्स में दरारें दिखाई देती है और मेट्रो स्टेशन में लगे हुए कांच भी टूट जाते हैं। इस धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। होम मिनिस्टर अमित शाह अस्पताल जाकर मरीजों से मिलते हैं और हर एंगल से जांच करने का भरोसा देते हैं। हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच करें। पीएम नरेंद्र मोदी इस धमाके को आतंकी साजिश बताते हैं और दोषियों को सजा देने की बात करते हैं। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. फौरन एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें NSG, NIA और FSL की टीम को जांच के निर्देश दिए जाते हैं। जांच शुरू हुई तो पता चला जिस गाड़ी में धमाका किया गया था वो एक i20 Hyundai कार थी जिसका रजिस्ट्रेशन गुड़गांव के रहने वाला मोहम्मद सलमान के नाम पर था। जांच आगे बढ़ी तो पता चलता है सलमान ने किसी देवेंद्र को एक गाड़ी बेच दिया था और आगे चलकर पुलवामा के रहने वाला कोई तारिक नाम का व्यक्ति इस गाड़ी को खरीदता है, जिसने बाद में पुलवामा का ही रहने वाला एक डॉक्टर उमर नबीब को बेच देता है। जब CCTV फुटेज की जांच किया जाता है तब पता चलता है 10 नवंबर सुबह 7 बजे इस कार को फरीदाबाद एशियन अस्पताल के पास देखा जाता है। फिर 8:15 बजे बदरपुर बॉर्डर होकर ये कार दिल्ली में दाखिल होती है और फिर 8:30 बजे के करीब ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के एक पेट्रोल पंप पे डॉक्टर उमर नबीब को इस कार को चलाते हुए देखा जाता है। दोपहर 3:30 बजे के करीब लाल किला पार्किंग में ये कार दाखिल होती है जहां सुनहरी मस्जिद के पास करीब 3 घंटे तक रुका रहता है और फिर आता है शाम 6:35 जब ये कार पार्किंग से निकलकर लाल किला मेट्रो स्टेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और रेड सिग्नल पर आकर रुक जाता है जहां 6:52 पर एक भयंकर धमाका हो जाता है। पुलिस इस धमाके को फरीदाबाद मामले से जोड़कर देख रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाकर 2900 किलो एक्सप्लोसिव बरामद करती है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन चलती है जिसके तहत डॉक्टर मुजम्मिल शकील को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया जाता है और 10 नवंबर सुबह फरीदाबाद के धौजपुर गांव के घर से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 जिंदा कारतूस, पिस्तौल, 20 टाइमर्स, वॉकी टॉकी और बहुत सारे बैटरीज बरामद किया जाता है। लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। डॉक्टर अदील अहमद को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है जिसके लॉकर से AK-47 मिलता है। इन सारे टेरर एक्टिविटीज से ये साफ हो चुका था देश में एक बड़ा आतंकी हमला करने का प्लान बनाया जा रहा था। इसी बीच एक और महिला डॉक्टर की फरीदाबाद से गिरफ्तारी होती है जिनका नाम शाहीन शाहिद है जो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का महिला विंग का हेड है। इन डॉक्टर्स में जो एक चीज कॉमन पाई जाती है वो ये है, ये चारों डॉक्टर्स अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और ये चारों डॉक्टर्स आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम कर रहा था।
यहाँ एक और चीज़ गौर करने वाली है। डॉक्टर उमर नबीब, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर अदील अहमद पुलवामा से ही आते हैं। अगर वक्त रहते पुलिस अपना कार्रवाई ना करता और ये साजिश से कामयाब हो जाता तो पूरे देश में एक भयानक वारदात को अंजाम दिया जाता जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते थे। अब तक के इन्वेस्टिगेशंस को देखकर ये साफ हो चुका था, जांच एजेंसीज इस कार ब्लास्ट को एक फिदाइन आतंकी हमला मान रहे थे। लेकिन 12 नवंबर पीएम मोदी एलएनजेबी अस्पताल जाकर मरीजों से मिलते हैं और शाम को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाती हैं जहां एक रेजोल्यूशन पास होती है जिसमें इस हमले को आतंकी हमला माना गया है। एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो मैं आपके सामने पढ़ के रखना चाहूँगा। द कैबिनेट एक्सप्रेस्ड इट्स प्रोफाउंड ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ लाइव्स इन द टेररिस्ट इंसिडेंट। अब तक कुछ और डॉक्टर्स का भी गिरफ्तारी हो चुकी हैं और अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है इस मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी का क्या रोल है, इन आतंकी साजिश में और कितने लोग शामिल हैं और इस साजिश का जाल कहां तक फैला हुआ है। अभी कुछ खुलासे हुए हैं लेकिन अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। उम्मीद करते हैं पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस साजिश की जड़ तक जा पाएंगे और साजिश रचने वालों को सही सज़ा दिया जाएगा। धन्यवाद।